Let's start with class 9th, chapter 5. I'm up and down, round and down. End of chapter exercise, question number 13. Draw a circle in which a chord of 6 centimeter length stands at a distance of 3 centimeter from the circle, from the center. तो सबसे पहले chord बनाएंगे 6 centimeter की. Let us draw a chord of 6 centimeter. ये हमने chord बना ली है 6 centimeter की. अब इस chord का सेंटर से डिस्टेंस 3 है और वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. तो किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे. तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उस लाइन के हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे. इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन किया और अब इसका लाइन बाइसेक्टर या मिड पॉइंट बना रहे हैं. हाफ से ज़्यादा ओपन किया, अब ऐसे ही दूसरे एंड पर रखकर आर्क लगाएंगे. अब इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी, ये इस लाइन का क्या होगा, मिड पॉइंट या लाइन बाइसेक्टर कह देंगे. इस लाइन का लाइन बाइसेक्टर है. ये हमारे पास इस लाइन का लाइन बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट. लेकिन इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस बोला है, 3. तो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस. अब इस लाइन से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी ये हमने 3 सेंटीमीटर का बना लिया. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर O. अब ये डिस्टेंस 3 है और ये हमारी 6 सेंटीमीटर की क्या है, कॉर्ड. लेकिन हमें अभी भी सर्कल बनाने के लिए रेडियस चाहिए. तो सेंटर को अगर मैं कॉर्ड से ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा इस गिवन सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस. ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस. अब इस रेडियस को बनाकर हम सर्कल बना सकते हैं. ये मैंने ऐसे ओपन कर लिया. अब यहाँ पर हम ओपन करें इसको, यहाँ सेंटर पे रखेंगे तो सर्कल बन जाएगा. सेंटर पे रखकर हमने क्या बना दिया है, सर्कल. तो ये हमने सर्कल बना दिया. ए बी हमारी कॉर्ड है और ओ एम हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया. ओ बी या ओ ए हमारी क्या है, इसके रेडियस. ओ बी या ओ ए क्या है, हमारे रेडियस. ठीक है. और ये रेडियस की वैल्यू कितनी है वो भी हम मेज़र कर लेते हैं. रेडियस इज़ हाउ मच, रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर. रेडियस इज़ 4 सेंटीमीटर. तो अब इसमें हमने स्टेप्स क्या यूज़ किए हैं, तो हमें स्टेप्स लिखने हैं. व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव फॉलोड. तो स्टेप 1 हमने क्या किया है, तो स्टेप 1 हमने इसमें क्या किया था, स्टेप नंबर 1 वी हैव ड्रॉन द लाइन सेगमेंट. तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. नाउ स्टेप 2 लाइन बाइसेक्टर से मिड पॉइंट फाइंड किया. दिस एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए बी. फिर हमने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया. नाउ मार्क O at OM इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने जो पॉइंट मिला है उसे O मार्क कर दिया. स्टेप 4 ज्वाइन कर दिया है OA और OB और इन्हें रेडियस मानकर सर्कल ड्रॉ कर दिया. ज्वाइन OA एंड OB. एंड स्टेप 5 इज़ द लास्ट स्टेप. टेक OA एज रेडियस एंड ड्रॉ अ सर्कल. रेडियस मानकर क्या ड्रॉ किया है हमने, सर्कल ड्रॉ किया है. सो सिंपल हो गया. और अगर हमें फाइंड भी करना था कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास कैसा ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है OMB. अच्छा, ये पूरी लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारे पास 6 है, तो ऑब्वियसली ये कितनी होगी, 3. हमारे पास कितनी होगी, 3. अब हमने OMB की वैल्यू उससे भी फाइंड करनी है. ये हमने जो 4 सेंटीमीटर के अक्रॉस, वैसे एक्जैक्ट तो ये 4 नहीं है, फिर भी हम फाइंड करते हैं कितनी है, 3 पॉइंट समथिंग है, 3.9 और 3.8 के अराउंड. एग्जैक्ट 4 नहीं है, सो इट इज़ अराउंड 3.9 और 3.5. तो अभी हम इसे नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू ही फाइंड करेंगे इसकी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4. कैसे आएगी OMB की वैल्यू, तो हमने कहा h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. नाउ इन दिस राइट ट्राइंगल h इज हाइपोटेन्यूज इज OB, परपेंडिकुलर इज OM एंड बेस इज दिस MB. OB का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना ही है. OM कितना है, 3 और MB भी कितना है, 3. सो OB इज़ अंडर रूट ऑफ 9 + 9 विच इज़ रूट 18 विच इज़ 3 रूट 2. 3 रूट 2. तो ये हमारे पास क्या आ गया, OB विच इज़ रेडियस ऑफ सर्कल. तो हमें पॉइंट में भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट बस
ऐसे ही लिख सकते हैं 3√2 जो अराउंड 3.8 और 3.9 होगा, ठीक है। सो रेडियस इज 3√2 सेंटीमीटर। ये स्टेप हमें किसी ने पूछा नहीं है, दिस स्टेप इज़ एक्स्ट्रा। आपका क्वेश्चन सिर्फ आपको ड्रॉ करना था और ये स्टेप्स लिखना था, दिस इज़ एक्स्ट्रा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिखाया। अगर क्वेश्चन में आ जाए फाइंड द रेडियस, नाउ ऑल्सो फाइंड द रेडियस, अगर क्वेश्चन में आ जाता तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टेप करना है। अदरवाइज आपको बस इस क्वेश्चन में फिलहाल ड्रॉ करना था और ये स्टेप्स लिखने थे, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है अगर क्वेश्चन में आ जाता फाइंड द रेडियस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle। हमें ये शो करना है कि rectangle is the only parallelogram that can be inscribed in a circle, कि सर्कल में जो ये बन सकता है, ये बनने वाला क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम सिर्फ रेक्टेंगल ही होगा हमेशा। क्यों? तो इसको प्रूव करेंगे कैसे कि क्यों होगा, ध्यान से देखेंगे। हमने कहा हेयर, पहले तो मुझे बताओ कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके सारे वर्टिसेस किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो होगा। तो मैंने कहा हेयर इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी नो, हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि ऑपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो अगर ऐसी बात है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो इस हिसाब से ए और सी का सम 180 होगा, बी और डी का सम 180 होगा। तो मैंने कहा कि ए प्लस सी का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। नाउ सिंस ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी हमारे पास क्या दिया है, इज़ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, सिंस ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इनका सम कितना दिया है, 180 डिग्री, ठीक है। अभी क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए की प्लेस पर हम दोबारा से सी लिख सकते हैं क्योंकि ए और सी इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 180/2 विच इज़ 90 डिग्री। और क्योंकि एंगल ए और सी इक्वल है तो एंगल ए और एंगल सी कितने आ गए, 90 डिग्री। और अब हमें बी और डी के लिए भी सेम चीज़ प्रूव नहीं करनी, वी विल जस्ट राइट सिमिलरली, कि सिमिलरली एंगल बी भी एंगल डी के इक्वल होगा और वो भी कितने होंगे, 90 डिग्री। अब क्योंकि ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो गया है जिसमें चारों एंगल हमारे पास जो हैं ए बी सी डी, एंगल ए बी सी डी सब इक्वल हैं और सब के सब कितने हैं, 90 डिग्री। सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ही वो पैरेललोग्राम होता है जिसके सारे एंगल्स कितने होते हैं, ईच 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। हमें ये प्रूव करना था कि ये पैरेललोग्राम तो हमें ऑलरेडी गिवन है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि सर्कल के ऊपर इसके वर्टिसेस हैं, बस ये रेक्टेंगल होगा ये प्रूव करना था। तो रेक्टेंगल के लिए क्या दिखाना था, सारे एंगल्स इक्वल हैं और कितने हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शो दैट इफ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल मस्ट लाई एट सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये कहा है कि शो दैट इफ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड, ये तो गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, जो इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हम किस पे लाई करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल पे लाई करेंगे, ये शो करना है। तो ये भी सिंपल है, पहले मैंने डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, ए सी और बी बी, ये मैंने डायगोनल्स को क्या कर दिया है, ज्वाइन, डन। अब मैंने एक चीज़ लिखी है, ध्यान से देखेंगे कि ऑब्वियसली कि ये रेक्टेंगल है और सर्कल में इंस्क्राइब्ड है तो ये साइक्लिक तो होगा, कंफर्म है। तो हमने कहा एज ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक रेक्टेंगल, क्योंकि ये साइक्लिक रेक्टेंगल है, ठीक है। और O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर को O लेट किया है। और क्योंकि ABCD एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये कहा था कि रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C इक्वल्स टू D, और सब के सब कितने होते हैं, 90 डिग्री। और ये साइक्लिक भी है एंड ABCD इज़ साइक्लिक ऑल्सो। तो ध्यान से देखेंगे कि ये साइक्लिक भी है और ये रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल है और साइक्लिक है तो जो डायगोनल्स हैं वो तो इक्वल होंगे ही, और वो किसकी तरह रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये जो डायगोनल्स हैं ये डायमीटर की तरह बिहेव करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये डायमीटर है तो ही एंगल 90 है, ये डायमीटर है तो ही इसका सेमी सर्कल का एंगल 90 बन रहा है, ये डायमीटर है तो ही सेमी सर्कल का 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने कहा जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, डायगोनल्स AC एंड BD, दे विल
बी आर डायमीटर्स, ये हमारे किसके होंगे, डायमीटर होंगे सर्कल के, ये किसकी तरह एक्ट करेंगे, डायमीटर की। और हमें पता है एंड वी नो कि डायमीटर जो है वो सेंटर से तो पास होता ही है, एंड वी नो इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डायमीटर, कोई भी टू डायमीटर ले लें हम, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू डायमीटर ऑफ सर्कल इज सेंटर ऑफ सर्कल, कि वो सेंटर ऑफ सर्कल पे ही इंटरसेक्ट करते हैं अगर वो डायमीटर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर ऑफ सर्कल पे ही इंटरसेक्ट करेंगे अगर वो क्या हैं, डायमीटर। और हमें यही प्रूव करना था, सिंपल है। हमने क्या कहा कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल है तो इसके सारे एंगल्स 90 होंगे, और साइक्लिक है तो ये दोनों ए सी और बी डी डायगोनल किसकी तरह बिहेव करेंगे, डायमीटर की तरह, और डायमीटर किससे पास होता है, सेंटर से, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड लेंथ, व्हाट इज द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज कॉर्ड्स, ठीक है। पहले ध्यान से इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, समझेंगे, फिर प्रूफ करेंगे। सो लेट अस फर्स्ट ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कंसीडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, और उसकी कोई भी टू कॉर्ड्स की बात करेंगे। ऑल के लिए हमें सब ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जनरली लेंगे सम कॉर्ड्स और फिर उसके लिए जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब मैंने एक ड्रॉ कर लिया है सर्कल, ठीक है, और कंसीडर ऑल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ फिक्स्ड लेंथ। अच्छा, फिक्स लेंथ की बात करें तो मैंने मान लो यहाँ पर ये ली है, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड, ठीक है, 4.5, और इतनी ही लेंथ की मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ एक कॉर्ड, ठीक है, सेम 4.5 सेंटीमीटर की ही मैं एक और कॉर्ड यहाँ पर भी ले रही हूँ, ठीक है, फिक्स्ड लेंथ की ले ली 4.5। तो उन्होंने फिक्स लेंथ की टू कॉर्ड्स हमें लेने के लिए बोला था, तो हमने फिक्स लेंथ की टू कॉर्ड्स ली हैं, लेट इट नेम एज ए बी, और इसका नेम हमने लिख दिया है सी डी, ठीक है, एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल ओ। अब हमें क्या बोला गया है, फिक्स लेंथ की तो ऐसे ही आ सकती हैं ये टू, ऐसे ही मैं स्मॉलर भी ले सकती थी थोड़ी, कोई भी लेंथ की टू फिक्स ले ली हमने। व्हाट इज़ द शेप फॉर्म्ड बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दीज कॉर्ड्स। अब अगर इन कॉर्ड के मैं मिड पॉइंट लूँ, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करती है वो मिड पॉइंट ही तो होती है, तो ये हो गया मिड पॉइंट इसका M1, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट क्या ले लिया हमने, M2, क्योंकि अगर लेंथ हमारे पास ये फिक्स्ड है कॉर्ड्स की, तो ये जो डिस्टेंस होंगे OM और OM1 और OM2 ये भी फिक्स होंगे, इन्हें मैंने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसी तरह मैं एक और कॉर्ड ले सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं पैरेलल ही लूँ, फॉर एग्जांपल 4.5 की मैं ये भी बना सकती हूँ कॉर्ड, इसी तरह 4.5 लेंथ की मैं यहाँ पर भी एक कॉर्ड बना सकती हूँ 4.5 लेंथ की, EF GH, और इनके भी इसी तरह मिड पॉइंट M3 M4 ये ले लिए मैंने, तो ये भी उतने ही डिस्टेंस पे है, देखो M1 जितने डिस्टेंस पे है, M3 जितने डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पे M4 भी होगा सेंटर से, क्यों, क्योंकि इक्वल लेंथ की कॉर्ड है तो ये भी इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन मिड पॉइंट से कौन सी शेप बन रही है, क्योंकि ये सब तो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो मैं अगर इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, तो क्योंकि ये मेरे पास इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, तो इन सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ध्यान से देखेंगे ये मेरे पास कैसी शेप बनेगी, ये मेरे पास एक सर्कल ही तो बनेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ये मेरे पास बन रही है शेप। तो अगर मैं एक बार सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ, M1 M2 M3 M4, तो ध्यान से देखते हैं इन इक्वल लेंथ पर बनी फिक्स्ड कॉर्ड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें अगर हम, तो हमारे पास कौन सी शेप आएगी, तो ध्यान से देखो, तो ये भी तो इक्वल रेडियस वाले सर्कल बन रहे हैं, यानी हमारे पास कौन सी शेप आ रही है, हमारे पास जो शेप आ रही है, आप बनाएंगे इसे विद एक्यूरेट मेज़रमेंट, जैसे मैंने 4.5 लिया तो थोड़ा बहुत मेज़रमेंट की वजह से ऐसी शेप आ रही है, पर ये क्या आएगा, सर्कल। यही हमें बताना था कि अगर हम इक्वल लेंथ की कॉर्ड लेते हैं, और उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास कौन सी शेप फॉर्म होती है। तो सबसे पहले हमने इसमें स्टेप 1 क्या लिखा है कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर O को ज्वाइन करने वाली लाइन, कौन सी लाइन की बात हो रही है यहाँ, टू द मिड पॉइंट M1 M2 M3 एंड M4 इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। ये तो हमें पता है, डिस्टेंस इक्वल कॉर्ड्स जो होती हैं वो इक्वी डिस्टेंट होती है ना सेंटर से, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होता है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि OM1 इज़ परपेंडिकुलर टू AB, OM2
is perpendicular to CD, OM3 is perpendicular to EF, and OM4 is perpendicular to GH. Second, equal chords are always equidistant from center of circle. ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि OM1, OM2, O3, OM4 ये सब डिस्टेंसेस इक्वल हैं. OM1 इक्वल्स टू OM2 इक्वल्स टू OM3 इज इक्वल्स टू OM4. पहले हमने कहा कि ये परपेंडिकुलर तो हैं ही, ठीक है, क्योंकि सेंटर से ड्रॉन है. फिर ये इक्वल भी हैं. और अगर ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो इन सारे पॉइंट्स का लोकस जो होगा, यानी इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो शेप बनेगी, सो वो क्या होगी, सर्कल. तो सो फॉर एवरी, ये तो अभी हमने सिर्फ 4 इक्वल कॉर्ड्स की बात करी है. फॉर एवरी कॉर्ड center of chord is the, for every chord center of chord is at constant distance from center. हमने ये कहा कि हर एक कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ कॉर्ड से, सेंटर ऑफ, फॉर एवरी कॉर्ड सेंटर ऑफ कॉर्ड यानी जो इनका मिड पॉइंट है वो कांस्टेंट डिस्टेंस पे है सेंटर से. इस हिसाब से अगर कोई चीज़ कांस्टेंट डिस्टेंस पे होती है तो मैं ये कह सकती हूँ O इज़ द लोकस ऑफ, या लोकस पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड. O इज़ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज़ अ सर्कल विद सेंटर O. ये इन सारे पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स का क्या है, एक लोकस पॉइंट है. तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ABCDEF ये सब इक्वल थी, तो इसलिए M1 OM1 इक्वल्स टू OM2 इक्वल्स टू OM3 इसी तरह इक्वल्स टू OM4. तो ये शेप कैसी बनेगी, बेसिकली ये शेप बतानी थी क्योंकि ये लोकस पॉइंट है इन मिड पॉइंट्स का. तो ये कैसी शेप है, सर्कल. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट, तो वो कौन सी शेप होती है, सर्कल. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, कॉर्ड्स AB एंड CD, chords AB and AC are congruent. Explain why this statement is true. The center of the circle lies on the angle bisector of BAC. अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो इस एंगल BAC के लाइन बाइसेक्टर पर लाई करेगा. तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 कॉर्ड हैं AB एंड AC, ठीक है. कॉन्ग्रेंट कॉर्ड का मतलब इक्वल लेंथ की कॉर्ड है, तो इक्वल लेंथ की कॉर्ड बना ली हमने. AB और AC कितने भी सेंटीमीटर की ले सकते हैं, ठीक है. अब ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है BAC का, यानी ये एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल का अगर मैं लाइन एंगल का बाइसेक्टर बनाऊँ तो वो O पर लाई करेगा, O से पास करेगा. तो एंगल हमें प्रूफ करना है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC पासिस थ्रू सेंटर. लाई करना या पास थ्रू सेंटर एक ही बात है, ठीक है. इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, O से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं. सो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है. और अब हम प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं. पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है. OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू AC. ये हमने ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर्स. और एक्स्ट्रा एक चीज़ क्या करेंगे, OA को ज्वाइन कर देंगे हम. ज्वाइन OA, ये भी कर लेते हैं, ज्वाइन OA. अब ध्यान से देखें इन 2 ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल ANO. हमारे पास ये और ये एंगल इक्वल होंगे. एंगल M इज़ इक्वल्स टू एंगल N. वाई, क्योंकि परपेंडिकुलर्स हैं दोनों, कितने हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है. फिर AO इक्वल्स टू AO कॉमन है, AO इक्वल्स टू AO इज़ कॉमन, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट सेंटर, तो ये 90 यानी R राइट हाइपोटेन्यूज और एक साइड, तो RHS से ही कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. देयरफॉर ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ANO बाय RHS कॉन्ग्रेंसी, ठीक है. और अगर अब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया है तो हम इसमें से कुछ लेंगे. क्या लेंगे हम, एंगल M, एंगल OAM एंड एंगल OAN, ये और ये, इन्हें हम इक्वल ले रहे हैं. एंगल OAM इज इक्वल्स टू एंगल OAN बाई CBCD.
ये हमने इक्वल ले लिया। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, अगर ये एंगल इक्वल हैं तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एंगल ओ ए एम की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल ओ ए बी, और उसे लिख सकते हैं ओ ए सी। ये इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओ ने बाइसेक्ट कर दिया। ए ओ इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। इस एंगल बी ए सी को इस ओ ए लाइन ने बाइसेक्ट कर दिया। देयरफॉर सेंटर ओ लाइज ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। कि जो ओ सेंटर है ये इसके लाइन बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी थी और उससे हमें ये आगे का प्रूफ करना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 and 24 आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं सेंटर के सर्कल के सेम साइड पे, यानी या तो दोनों अपर होंगे या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, या दोनों लेफ्ट पे या दोनों राइट पे, और एक 10 सेंटीमीटर है, 24। तो ऑब्वियसली 24 जो ज़्यादा सेंटीमीटर की है वो क्लोजर होगी। ये हमें पता है कि जो जितनी ज़्यादा लेंथ की होती है वो सेंटर के उतनी क्लोजर होती है, जो जितनी स्मॉलर लेंथ की होती है वो उतनी सेंटर से अवे होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड। इसका नेम हम दे देते हैं ए बी और इसका नेम हो गया सी डी। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, अच्छा इन दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस 7 दिया है। फाइंड द रेडियस। अभी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल नहीं है। सबसे पहले हम इन पे 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर रहे हैं दोनों कॉर्ड्स पे। ठीक है, ये हो गया ओ एम परपेंडिकुलर और ओ एन परपेंडिकुलर, और दोनों के रेडियस भी ज्वाइन करते हैं सर्कल के। सर्कल तो एक ही है तो रेडियस तो दोनों का सेम ही होगा। ओ सी कह दें या हम ओ ए कह दें, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और हमारे पास रेडियस ही हमें फाइंड करना है, तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर। तो हमने कहा लेट रेडियस ऑफ दिस सर्कल बी आर, सर्कल बी आर। ठीक है, अब ध्यान से वैल्यू की बात करते हैं। ये ए बी स्मॉलर लेंथ वाली कॉर्ड है 10, तो ये कितना होगा 5, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है तो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। ठीक है, सिमिलरली ये 24 है तो ये कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। और इनके बीच का डिस्टेंस, कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस तो हमें दिया है 7। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता। कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस तो हमें दिया, ये हमें नहीं पता, इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा लेट ओ एम, या लेट क्या ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एन परपेंडिकुलर बनाया है ओ बी की, ए बी के, एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी बी, सच दैट अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो ये बाइसेक्ट कर देंगे, सच दैट ए एन इज इक्वल्स टू बी एन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी विच इज़ 10/2 5 सेंटीमीटर, एंड सी एम is equals to dm is equals to half of cd which is 24/2 that is 12, since perpendicular drawn from a center to a chord bisects the chord। ये हमें ऑलरेडी पता है कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस राइट ट्राइंगल ओ एन ए की बात करूँ, इन राइट ट्राइंगल ओ एन ए, तो ध्यान से देखेंगे राइट ट्राइंगल ओ एन ए, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने वाली साइड यानी ओ ए। पी परपेंडिकुलर क्या है ओ एन, और बेस क्या है ए। वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए मीन्स रेडियस, ओ एन दिस एक्स प्लस 7, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, ये x है ये 7 है तो x प्लस 7, और ए एन है 5। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली ओ एम सी राइट ट्राइंगल की बात करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ओ एम सी अगेन एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने वाली ऑपोजिट साइड हो गई ये हमारी हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज दिस ओ एम एंड बेस इज सी एम। नाउ ओ सी अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये रेडियस सर्कल का आर ही तो हमने लेट किया है। दिस विल बी इक्वल्स टू आर ओ एम दिस विच इज़ एक्स एंड सी एम इज़ 12 एंड दिस इज़ इक्वेशन 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों के इक्वेशन के राइट साइड तो डिफरेंट हैं पर लेफ़्ट साइड तो दोनों की क्या है आर। अब दोनों के अगर लेफ़्ट इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के राइट भी इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि दोनों की लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होनी चाहिए, यानी x प्लस 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यही होना चाहिए।
ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एंड दिस इज 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट एक्स स्क्वायर, 14x प्लस 74 इक्वल्स टू 144. So 14x is equals to 144 minus 74, 14x is equals to 70. तो x कितना आ जाएगा 70 अपॉन 14, x आ जाएगा 17 अपॉन 40, 45 सा 70, तो हमारे पास x कितने सेंटीमीटर आ गया 5, यानी दिस डिस्टेंस इज 5. अब हमसे क्या पूछा था, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. तो किसी भी एक इक्वेशन से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 के हिसाब से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर था, और एक्स है 5. नाउ स्क्वायर ऑफ 5 इज हाउ मच 25 एंड इट इज़ 144. सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा ऐड होके 169 विच इज़ 13. तो हमारे पास कितना आ गया रेडियस 13 सेंटीमीटर, और यही हमें फाइंड करना था. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. अ रेगुलर हेक्सागन is inscribed in a circle of radius r. Find the length of the side of the hexagon and the distance of each side from the center of circle. हमें हेक्सागन की भी लेंथ बतानी है और डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ, सेंटर से हर एक साइड यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी फाइंड करना है. तो देखेंगे ध्यान से, अगेन मेरे पास इस सर्कल का रेडियस नहीं है, तो पहले तो मैं क्या ही मान लूँ, एक हेक्सागन तो ड्रॉ कर ही लिया. लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, ठीक है. और ये रेडियस ऑफ सर्कल अगर आर है तो ध्यान से देखेंगे इस हेक्सागन की हेल्प से कितने सेक्टर बन रहे हैं यहाँ. अगर हम यहाँ देखें तो ये कितने सेक्टर बन रहे हैं हमारे पास, हेक्सागन की वजह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 सेक्टर बन रहे हैं. यानी कंप्लीट एंगल अगर 360 डिग्री है तो 6 पार्ट्स में डिवाइड होके ये कितना का एंगल हो जाएगा, एक सेक्टर कितना एंगल बना रहा है 60. मैंने इस सर्कल का रेडियस क्या बोल दिया है आर, ठीक है. और क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है तो मैंने एक परपेंडिकुलर भी डाला है यहाँ पर, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM की लेंथ मैंने ले ली है D. अब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये 366 में डिवाइड हो गया तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना आ जाएगा 60. ये तो सिंपल है, और हमने इस डिस्टेंस को D मान लिया है. तो लेट डिस्टेंस ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज D मान लिया है, ठीक है. वी नो टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, वी नो कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री अराउंड द पॉइंट. सो एंगल ऑफ ईच सेक्टर फॉर्म्ड बाय हेक्सागन, इस हेक्सागन से बनने वाले ईच सेक्टर का एंगल कितना होगा 360 डिग्री अपॉन 6 विच इज़ 60 डिग्री, ठीक है. अब सिंपल है, अगर ये 60 डिग्री है, ये आर है, ये आर है, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे. इस ट्राइंगल में दिस एंड दिस एंगल विल बी इक्वल. वाई, क्योंकि साइड्स इक्वल है. तो मैंने कहा इन ट्राइंगल OAB एज OA इज इक्वल्स टू OB. वाई, बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल के रेडियस हैं तो दोनों इक्वल हैं. दिस इज आर, दिस इज आर, और क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी ऑपोजिट होते हैं इक्वल. तो मैंने कहा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. वाई, एंगल्स opposite to equal sides are also equal. अब अगर ध्यान से देखें इस ट्राइंगल OAB को, तो इन ट्राइंगल OAB 60 डिग्री प्लस 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. और 1 और 2 तो इक्वल है, तो मैंने 2 की प्लेस पर भी एंगल 1 ही लिख लिया. 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 कितना आ जाएगा 180 माइनस 60 विच इज़ 120. सो एंगल 1 भी हमारे पास कितना आ गया 60, और एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल है, तो यानी ये भी कितना आ गया 60. अब अगर ये भी 60 डिग्री आ गया है और ये भी 60 डिग्री, तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया, तो ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसके तीनों एंगल 60 हैं. यानी ये कैसा ट्राइंगल है, इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. कैसा ट्राइंगल है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल. और अब अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे. मैंने कहा सिंस दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सो नाउ
अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कॉर्ड की लेंथ भी कितनी होगी, दिस ए बी आर, यानी हेक्सागन की जो साइड होगी वो भी कितनी होगी, रेडियस के इक्वल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. सिंस ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसके तीनों एंगल 60 है तो ये इक्विलेटरल है, यानी जो साइड ऑफ हेक्सागन है वो भी कितनी होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी. और कितनी है ये, आर, तो साइड ऑफ हेक्सागन भी कितनी हो गई, ए बी हमारे पास आर आ गई. पहला पार्ट तो हमें यही फाइंड करना था, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, साइड ऑफ हेक्सागन. ठीक है, अब बात करते हैं डिस्टेंस डी की. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो ये बाइसेक्ट कर देगा, यानी r/2. और अब कोई भी एक राइट ट्राइंगल ले लें, तो इन राइट ट्राइंगल ओ एम बी हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर. ठीक है, ओ बी क्या है, रेडियस, ओ एम क्या है, डिस्टेंस, और एम बी क्या है, r/2, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. ठीक है, नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 4. सो ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर. तो डी स्क्वायर आ गया 3r स्क्वायर अपॉन 4. सो डी इज़ अंडर रूट ऑफ 3r स्क्वायर बाई 4. आर स्क्वायर और 4 तो r/2 बन जाएंगे, और ये आ जाएगा √3. ठीक है, सो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √3r/2. और हमें यही फाइंड करना था, डिस्टेंस और साइड ऑफ हेक्सागन, यही फाइंड करना था. सो डन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th. A quadrilateral MNOP is inscribed in a circle where MN is the diameter. Okay, and what can you say about angle MON? तो ज्वाइन कर लेते हैं, एंगल MON के बारे में पूछ रहे हैं हमसे. एंड MNP, एंगल MON, दिस एंगल, एंड एंगल MNP. अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये एंगल बाय सेम सेगमेंट नहीं है, ध्यान से देखें, क्या MP सेगमेंट ने ही यही एंगल MNP और MON बनाए, और एंगल इन अ सेम सेगमेंट तो क्या होते हैं, इक्वल. सो व्हाट कैन यू से अबाउट, का मतलब ये तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होंगे. और क्योंकि ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 के 4 वर्टिसेस सर्कल पे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो मैंने कहा गिवन क्या है, दैट MNOP इज अ cyclic quadrilateral with MN as diameter, जहाँ पर ये हमारे पास क्या है, डायमीटर. ठीक है, और MP कॉर्ड ने ही एंगल MNO बनाया है, और MP कॉर्ड ने ही एंगल MP कॉर्ड ने ही एंगल MNP बनाया है, और एंगल MON बनाया है. तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से ये इक्वल है. तो हमने कहा एज एंगल MOP is formed by chord MP at point O. Similarly, angle MNP is formed by chord MP at N. Therefore, angle MOP is equals to angle MNP. Why? Angle in same segment are always equal. क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं हमारे पास, हमेशा इक्वल. तो ये सिंपल है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. एक्सप्लेन वाई एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, एंगल CDE equals to angle ABC where E is the midpoint. ध्यान से देखेंगे, हमें ये बताना है कि ये जो आउटसाइड एंगल है, एंगल दिस एंगल इज इक्वल्स टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. ये दोनों हमें इक्वल बताने हैं. तो बहुत सिंपल है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. ठीक है,
दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, यानी एंगल ADE। यहाँ पर ये CDE जो लिखा है ये रॉन्ग है, ADE होना चाहिए ये, ठीक है। ADE इज इक्वल्स टू ABC, ये हमें प्रूव करना है। नाउ फॉर द प्रूफ, सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Since ABCD is a cyclic quadrilateral and we know opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, right? अगर opposite angle supplementary है तो B और D, एंगल B प्लस एंगल इस D का नेम लिखेंगे हम ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? सिमिलरली ये दो एंगल जो हैं, एंगल ADC प्लस एंगल ADE, ADC एंड ADE लीनियर पेयर की वजह से इक्वल होगा, इसे 180 डिग्री लिख सकते हैं। लीनियर पेयर की सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होगी। जब राइट साइड दो इक्वेशंस की इक्वल है तो हम कह सकते हैं लेफ्ट भी इक्वल होगी, यानी एंगल B, या B का नेम पूरा ABC लिख दो, प्लस एंगल ADC, दिस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ ध्यान से देखें तो ADC इक्वल चीज़ कैंसिल आउट, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE, और यही हमें प्रूव करना था, ADE इज इक्वल्स टू ABE। सिंपल है, हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज़ लॉन्गर देन डायमीटर। हमें ये प्रूव करना है कि डायमीटर से लंबी कोई कॉर्ड होती नहीं है। ये तो वैसे खैर हम पहले भी प्रूव करते हैं कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो हमें इसे इस बार प्रूव करना है इस चीज़ को कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट। इससे बड़ी नहीं हो सकती, इसके इक्वल हो सकती है या इससे स्मॉलर, पर इससे बड़ी कोई कॉर्ड नहीं हो सकती। सबसे ग्रेटेस्ट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, डायमीटर। तो फॉर द टाइमिंग हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल है, वी हैव ड्रॉन अ सर्कल राइट विद सेंटर O, और इसका मैंने डायमीटर ड्रॉ कर लिया है। डायमीटर ऑफ दिस सर्कल इज दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो वी हैव ड्रॉन अ सर्कल विद सेंटर O एंड लेट ड्रॉ अनदर कॉर्ड AB। एक कॉर्ड AB भी बना ली है और दूसरी कॉर्ड जिसे हम डायमीटर कह रहे हैं वो CD है, ठीक है। और इनके O से एक मैंने इस कॉर्ड पे क्या बनाया है, लेट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड विच इज़ OM एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। OA OC OD ये सब रेडियस हैं और इसको कितना मान लिया है, R। ध्यान से देखेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और अगर कोई और कॉर्ड है तो इससे स्मॉलर या इसके इक्वल होगी पर इससे ग्रेटर लेंथ में नहीं हो सकती। तो गिवन क्या है हमारे पास, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और रेडियस क्या है, R। AB इज़ अ कॉर्ड एंड CD इज़ द डायमीटर। AB कॉर्ड है इस सर्कल में, CD डायमीटर है, और OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AB से, और क्योंकि परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, देयरफॉर M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड होता है। अब प्रूफ की बात करें तो मैंने कहा इन ट्राइंगल OAM हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 90 के ऑपोजिट इज h यानी OA, परपेंडिकुलर इज OM एंड बेस इज AM, राइट। नाउ OA जो है वो हाइपोटेन्यूज है तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट साइड है। हेयर OA इज द hypotenuse and hypotenuse is the longest side of a triangle and is the longest side of triangle। क्लियर है? तो ये hypotenuse जो है OA वो longest side है out of other two, तो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि OA is greater than AM and OA is greater than OM। This implies जो ये OA है is greater than AM as well as OA is greater than, greater या equal भी हो सकती है लेकिन greatest तो फिलहाल यही है, ठीक है। अब AM से भी बड़ी है और OM से भी बड़ी है OA, तो OA यानी R AM से बड़ी है, ग्रेटर देन AM, ठीक है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड 2 से तो ये हो जाएगा 2R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2AM,
2r का मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस तो क्या होता है, डायमीटर, इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ am. 2 टाइम्स ऑफ am मतलब ab. 2 टाइम्स ऑफ am मीन्स a. तो डायमीटर इज़ ग्रेटर देन ab. डायमीटर हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन ab. 2 टाइम्स ऑफ am का मतलब ab की बात हो रही है, और डायामीटर या तो ab के ग्रेटर है या इक्वल, और ab क्या थी, कॉर्ड. तो यानी डायामीटर या तो ग्रेटर होगी या फिर इक्वल टू होगी कॉर्ड के, यानी डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट. सो डायमीटर इज़ द longest chord of circle, hence no chord can be longer than diameter, क्योंकि जब ये longest है कोई भी chord इससे बड़ी नहीं. Clear? Now moving to next question, that is question number 23. Let A be any point within given circle of center O. Show that the shortest chord of the circle that passes through A is the one that is perpendicular to OA. ओके, तो मुझे ये बताना है इस क्वेश्चन में. तो हमारे पास क्या है, बेसिकली एक पॉइंट है और मेरे को यहाँ से कितनी भी मैं कॉर्ड्स बना लूँ, पर मुझे ये बताना है कि जो शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगी वो हमेशा ए से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. जो OA के वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड है. तो मैंने यहाँ पर एक कॉर्ड बनाई है फ़िलहाल CD, ठीक है, और इसी पॉइंट A से पास होने वाली एक और कॉर्ड बना दी है मैंने यहाँ पर. दिस वन इज़ EF, ठीक है, और सेंटर से इस CD कॉर्ड का डिस्टेंस है OA और EF कॉर्ड का डिस्टेंस है OB, और ये भी मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है, ठीक है. दिस इज़ OB, और ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर था जो CD के था, ठीक है. तो मैंने इसमें लिखा है हेयर CD and EF are two chords passing through A पॉइंट से पास होने की मैंने 2 कॉर्ड्स बनाई हैं, A से पास होने वाली CD और EF, और इस तरह से बनाई है कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू CD, OA CD के परपेंडिकुलर है, एंड OB इज़ परपेंडिकुलर टू EF, ठीक है. अब इन ट्राइंगल OBA की बात करें तो ये 90 है एंगल B, तो ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज. एंगल B 90 डिग्री है, सो OA इज़ द हाइपोटेन्यूज. सो OA इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल. OA हाइपोटेन्यूज होगी हमारे पास. अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये लॉन्गेस्ट है, यानी OA OB से भी बड़ी होगी और AB से भी बड़ी होगी. दिस इम्प्लाइज जो OA है ये ग्रेटर देन होगी OB. हाइपोटेन्यूज इज़ द लॉन्गेस्ट, एंड वी नो perpendicular distance from chord is large chord length is less. क्या मतलब हुआ इस लाइन का, ध्यान से देखेंगे. मैंने कहा है कि OA जो है वो बड़ा है, OA इज़ ग्रेटर. तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा है then is larger then chord length is smaller, is less or smaller. अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बड़ा है यानी लेंथ ऑफ द कॉर्ड स्मॉलर है, और यही इसी का ऑपोजिट, अगर ये स्मॉलर है तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड ग्रेटर है. तो हमें ये कहा है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड इज़ लार्जर, ये OA डिस्टेंस ज़्यादा है OB से, इसका मतलब जो कॉर्ड की लेंथ है CD वो स्मॉलर होगी और EF क्या होगी, ग्रेटर. सो CD इज़ स्मॉलर देन EF. ये हमने पहले भी पढ़ लिया है. इस चीज़ को ऐसे समझेंगे, अगर मेरे पास एक सर्कल है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर स्मॉलर होता है तो कॉर्ड की लेंथ ग्रेटर होती है, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो कॉर्ड की लेंथ स्मॉलर होती है. तो हमने यहाँ पर यही कहा है क्योंकि ये OA डिस्टेंस ज़्यादा है यानी इसकी कॉर्ड की लेंथ स्मॉलर है किससे, EF से. दिस कॉर्ड लेंथ इज स्मॉलर देन EF. इसका मतलब CD जो है वो शॉर्टेस्ट कॉर्ड होगी, देयरफॉर द शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू पॉइंट A is the chord CD which is perpendicular to OA, और CD ही है जो OA के परपेंडिकुलर है, और क्योंकि CD पर
शॉर्टेस्ट कॉर्ड है और ये परपेंडिकुलर है, यही प्रूव करना था कि शॉर्टेस्ट कॉर्ड इज़ द वन दैट पासिस थ्रू ए एंड इज़ परपेंडिकुलर टू ओ ए। तो हमने वही कहा कि वो कॉर्ड कौन सी है, सी डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। हाउ वुड यू यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90। बहुत सिंपल है कि हमें ये बताना है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 होगा, यानी ये वाला एंगल। अब एक बात बताएं, इस फिगर में हमें ये ओ ए ओ बी और ओ सी ये चीज़ें इक्वल दी हैं, ये और ये। इस ट्राइंगल में अगर ओ बी ओ ए के इक्वल है तो एंगल भी ऑपोजिट इक्वल होंगे, यानी ये भी ए होगा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ओ ए ओ सी के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये भी रेडियस है ये भी रेडियस, तो ये एंगल भी है तो ये भी क्या होगा, एंगल बी। तो अब तो सिंपल हो गया, हमें ये बताना है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी ये जो एंगल है हमारे पास बी ए सी, ये 90 प्रूव करना है। एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 90, ये हमें प्रूव करना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। तो मैंने कहा प्रूफ सिंपल है कि इन ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए, सो एंगल ओ ए बी ये भी कितना हो जाएगा, ए। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी ये इक्वल होंगे और कितने हैं, ए। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ ए सी दिस एंड दिस इज इक्वल्स ओ ए ओ सी के इक्वल है, तो ये और ये वाला एंगल, यानी एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू बी। डन। नाउ इन ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हम ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री। एंगल ए इज़ ए प्लस बी, angle B is A and angle C is B. Now A plus A 2A, B plus B 2B, 2 कॉमन लेंगे तो A plus B equals to 180 डिग्री, यानी A plus B आ जाएगा 180/2 which is 90 डिग्री। तो A plus B 90 आ गया, A plus B यानी एंगल बी ए सी 90 आ गया, यही हमें प्रूव करना था कि एंगल बी ए सी इज़ 90 डिग्री। सो हैंस प्रूफ्ड, यही हमें प्रूव करना था, A plus B यानी एंगल बी ए सी इज़ 90 डिग्री। सिंपल है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In a circle, two chords CC dash and DD dash are drawn perpendicular to a diameter AB. Okay. Now, prove that the segment MM dash joining the midpoints of chord CD and C dash D dash is perpendicular to AB. तो लैंग्वेज से भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल इन विच डायमीटर इज़ AB. ओके, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है, a circle is drawn in which AB is the diameter. Okay, तो हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं AB of the circle. ठीक है, and in this two chords CC dash and DH are drawn perpendicular to the diameter AB. इस AB के perpendicular two chords बनानी है, तो इसके perpendicular हमने two chords बनाई हैं, CC dash एंड DD dash। ये कॉर्ड बनाई है हमने C dash D dash AB के परपेंडिकुलर। ठीक है, प्रूव दैट सेगमेंट MM dash ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड CD एंड C dash D dash, CD कॉर्ड और C dash D कॉर्ड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, यानी इसका मिड पॉइंट हमारे पास M और इसका मिड पॉइंट M डैश, इन्हें ज्वाइन करने वाली लाइन जो है ये भी AB के परपेंडिकुलर होगी, हमें ये प्रूव करना है। विजिबल तो है हमें कि MM डैश जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू AB, पर ये सिर्फ डायग्रामेटिकली विजिबल होने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रूफ भी करना है। तो सिंपल है, प्रूफ के लिए क्या करेंगे देखेंगे। हमें ये पता है कि ये और ये कॉर्ड CC डैश और DD डैश, ये हमारे पास टू कॉर्ड्स इसके परपेंडिकुलर थी AB के, और CD डैश और C डैश D डैश जो है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है MM डैश, ये भी परपेंडिकुलर होगी, ये प्रूव करना। तो टू प्रूफ तो हमें ये करना है दैट MM डैश इज़ परपेंडिकुलर टू AB।
ठीक है। प्रूफ में हमने कहा कि लेट द डायमीटर AB meet chords CC dash and DD dash at point P and Q respectively। मैंने ये बोला है कि ये कॉर्ड और ये परपेंडिकुलर है इसको, लेकिन AB को भी परपेंडिकुलर है और DD डैश भी परपेंडिकुलर है AB पे, लेकिन कौन से पॉइंट पर? P और Q। कहाँ कट कर रही है? P और Q। और क्योंकि CC डैश परपेंडिकुलर है AB के और DD डैश भी परपेंडिकुलर है AB के, दिस इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो ये आपस में क्या होंगी? पैरेलल। दिस इम्प्लाइज CC डैश इज़ पैरेलल टू DD डैश। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। क्यों? सिंस लाइन्स परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। आपस में क्या होती हैं? ये पैरेलल। अगर दो लाइन सेम ही चीज़ के परपेंडिकुलर हैं तो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। और सिमिलरली अगर मेरे पास इन क्वाड्रिलेटरल CC डैश D डैश D, CC डैश D डैश D एक भी पेयर पैरेलल है तो वो क्या है? ट्रेपीजियम। इन क्वाड्रिलेटरल CC डैश वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel, therefore CC dash D dash D is a trapezium। ये मेरे पास क्या है? ट्रेपीजियम। क्योंकि इसमें एक भी पेयर मुझे ऑपोजिट साइड का पैरेलल मिल गया तो ये क्या हो गया? ट्रेपीजियम। अब M और M डैश मिड पॉइंट दिए हैं इस ट्रेपीजियम की, ये और ये तो पैरेलल साइड हो गई, ये दोनों कैसी होंगी? नॉन पैरेलल। सिंस ऑल्सो M and M डैश आर मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल sides CD and C dash D dash। Now in a trapezium the line segment joining the midpoints of non-parallel sides is parallel to the parallel sides। ये हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रेपीजियम में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल होती है। इसका मतलब MM डैश इज़ पैरेलल टू CC डैश, यानी MM डैश CC डैश के भी पैरेलल है और DD डैश के भी, एंड MM डैश इज़ पैरेलल टू CE डैश। अच्छा देखो, अब MM डैश जो है वो इसके भी पैरेलल होगी, इसके भी पैरेलल होगी। अब ध्यान से देखेंगे, अगर MM डैश पैरेलल है CC डैश के और CC डैश किसके परपेंडिकुलर है? AB के। ऑल्सो MM डैश तो पैरेलल है CC डैश के और CC डैश जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो इस हिसाब से क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर, तो MM डैश भी तो इसके परपेंडिकुलर होगी। दिस इम्प्लाइज MM डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB सिंस एनी लाइन पैरेलल टू CC डैश इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। जो CC डैश के लिए इक्वेशन है वही MM डैश के लिए हो जाएगी, और यही हमें प्रूव करना था कि MM डैश इज़ परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ये ज़्यादा हमारे पास थियोरेटिकल है रेदर देन प्रैक्टिकल, पर ये कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास ये चीज़ क्या है? CC डैश विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस AB। ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास CC डैश है, दिस पेन रिप्रेजेंट CC डैश विच इज़ परपेंडिकुलर टू AB, ये AB है। अब CC डैश के ही पैरेलल MM डैश है, दिस MM डैश इज़ ऑल्सो पैरेलल टू CC डैश। तो क्या ये AB के परपेंडिकुलर नहीं है? तो ये भी तो AB के परपेंडिकुलर होगी। ये इसके पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसके भी क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यही शो किया है हमने, ठीक है। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, दैट इज 26th क्वेश्चन। Here, how would you use the following figure to justify the statement that sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree? हमें ये प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल यानी A और C का सम प्रूव करना है हमें 180 डिग्री। बहुत सिंपल है। अगेन एक बात बताएंगे, ये और ये इक्वल है, ये भी तो ये भी। इन दिस ट्राइंगल दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू ये P तो ये भी P, दिस इज दिस इक्वल्स, ये साइड इसके इक्वल है, ये U तो ये भी U।
अब क्या कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से सब इक्वल रख देंगे, तो सिंपल है। हेयर इन ट्राइंगल OBC, OB इज इक्वल्स टू OC, और रीज़न क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। OB OC के इक्वल है, तो एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB इज इक्वल्स टू Q। इन ट्राइंगल OAB, एंगल OB इज इक्वल्स टू OA, दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल OAB इज इक्वल्स टू P। नाउ इन ट्राइंगल AOD, OA is equals to OD, so this angle is equals to this, angle OAD is equals to angle ODA is equals to V. Now in triangle ODC, OC is equals to OD, so this angle OCD is equals to angle ODC is equals to U. Now angle sum property of a quadrilateral क्या कहती है, in quadrilateral ABCD सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल A क्या है, P प्लस V, देन एंगल B P प्लस Q, C Q प्लस U, D U प्लस V। कितनी बार P रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, QB UV और VB, तो 2 टाइम्स ऑफ P, 2 टाइम्स ऑफ Q, 2 टाइम्स ऑफ U, 2 टाइम्स ऑफ V। 2 कॉमन ले लें हम, तो P प्लस Q प्लस U प्लस V 360 डिग्री, तो P प्लस Q प्लस U प्लस V आ जाएगा 360/2 विच इज़ 180 डिग्री। नाउ P और V को मैंने एक साथ लिख लिया है, Q और U को एक साथ, ठीक है। अब P प्लस V को हम एंगल A लिख सकते हैं, Q प्लस U इसे हम एंगल C लिख सकते हैं, और ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या प्रूव कर दिया हमने, 180 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। अब हमने एक का प्रूव कर दिया है, तो दूसरे के लिए हम सिमिलरली लिख देंगे कि एंगल B प्लस एंगल D किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। यही प्रूव करना था, दैट सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।